नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। मौसम में थोड़ी तब्दीली हुई है तो थोड़ी राहत भी मिली है हमें और आपको। कहते हैं कि साहस है और संघर्ष, ये दोनों सफलता की बहुत बड़ी चाबी है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको साहस को साथ लेके चलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि जब हम बीज लगाते हैं और जब बीज बड़ा होता है तो बीज बड़े होने के क्रम में बीच में जो एक बहुत ही मोटी परत होती है मिट्टी की, वो उसे धकेलता है, तब जाके कहीं बीज जो है वो वृक्ष बनता है। उसी प्रकार से अगर आपको सफलता पानी है तो साहस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी, क्योंकि अगर संघर्ष के साथ आगे बढ़िएगा तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए, दिन की शुरुआत हो चुकी है और हमेशा की तरह कार्यक्रम को हम लोग बिहार बिहान के कार्यक्रम को हम लोग अनमोल वचन से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज का अनमोल वचन क्या है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। स्वामी विवेकानंद। चलिए, अब वक्त हो चला है अपने मेहमान से आपको मिलाने का। आज का अंक हमारे लिए बहुत ही ख़ास है और आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं रेल की विधि व्यवस्था की, रेल के कानून की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कम जानकारी रहती है कि आखिर जब हम रेल में सफ़र करते हैं तो उसकी व्यवस्था क्या है, किस तरीके से जो अधिकारीगण हैं उसमें आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं और आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आज इसी सब विषय पे बात करेंगे और आज हमारे साथ बेहद ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। आज हमारे साथ मौजूद है अमृतेंदु शेखर ठाकुर जी, जो कि एसपी हैं रेल पटना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। सर, जब रेल की बात आती है तो सबसे पहले उसमें यात्री और यात्री के बाद आती है उसकी सुरक्षा, और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आप लोगों के कंधों पे होती है। इस विषय पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक भी जानना चाहेंगे आपके बारे में कि किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, कैसे इस क्षेत्र में आए, क्या जर्नी रही आपकी। सबसे पहले जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो मैंने स्कूली शिक्षा एसडी पाटलिपुत्रा हाई स्कूल कदम कुआं पटना से प्राप्त की, 10th किया। उसके बाद 12th साइंस कॉलेज पटना से, ग्रेजुएशन भी वहीं से जियोलॉजी में, और फिर एमएससी जियोलॉजी में पटना यूनिवर्सिटी से ही साइंस कॉलेज से किया। उसके बाद एलएलबी मैंने किया है सीएलसी कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पे भी मैं कुछ दिन दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया हूँ। उसमें तैयारी का जो दौर था, जो कंपटीशन का, वो यहीं बिहार से मैंने शुरू की और यहाँ पे तैयारी शुरू किया। फिर दिल्ली में मैं गया, वहाँ पे भी तैयारी मैंने किया। वो संघर्ष के दिन थे और झुकाव शुरू से ही यूनिफॉर्म सर्विसेज की तरफ था मेरा, और इसी क्रम में जब तैयारी कर रहा था तो यहाँ पे बिहार पुलिस सेवा में चयन हुआ, और उसके बाद डीएसपी के पद पे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, और वहाँ पे ट्रेनिंग पश्चात हमने विभिन्न पदों पे काम करते हुए, और फिर आईपीएस में सिलेक्शन हुआ 2022 में, और फिर 1 जनवरी 2023 से रेल एसपी के पोस्ट पे, और अभी तक उसी पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं जब से आप आए हैं, और बहुत सारे आपने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जो लोगों के लिए भी बहुत कार्य कर रहे हैं। तो उस इनिशिएटिव के बारे में आप बताएं, जैसे आपने ऑपरेशन रेड बताया, मुस्कान, ये सारी चीज़ें जो हैं दर्शकों को प्लीज़ बताएं कि क्या है ये। इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो रेल के मैकेनिज्म पे जो हम लोग, जैसे मैं भी पहले सोचता हूँ कि कैसे रेल के कार्य को, या तो ट्रेन का टिकट लिया और रिजर्वेशन कराया और जर्नी शुरू हुई और फिर गंतव्य पे पहुँच गए। तो आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे पास जो ट्रेन है, जिसमें कि अगर मीडियम क्लास से अपर क्लास के लोग जो सफ़र करते हैं, तो वो ट्रेन में आमतौर पर रिजर्व करा के, और पहले स्लीपर क्लास में ज़्यादा चढ़ते थे, लेकिन अब सभी के सभी लगभग जो मिडिल टू अपर हैं वो एसी में चढ़ते हैं। और उसके नीचे जो स्लीपर एंड बिलो, उसमें मेन चैलेंज वहीं से शुरू होती है, और एसी भी हम लोग के लिए कुछ चैलेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा है कि जो रेल यात्री चलते हैं तो रात्रि के ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसमें 2-3 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो उनका सूटकेस चोरी हो जाता है, कुछ ज्वेलरी वगैरह, और ख़ास करके महिलाओं का जब चोरी होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। और हम यूँ तो नहीं कह सकते कि आप ट्रेन में ज्वेलरी लेके चलिए ही मत, क्योंकि वो तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह है। लेकिन आम तौर पे हमने देखा है कि रात्रि के समय में, और जब यात्री सोए रहते हैं, उस समय में रेल के यात्रा में जो चोर हैं, चाहे जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं, वो सक्रिय रहते हैं, जिसमें हम नींद में रहते हैं।
तो उसको देखकर हमने 2-3 व्यवस्था शुरू की है। एक तो RTTP बोलते हैं, रेल में कुछ टर्म्स भी अलग अलग टाइप के हैं, रनिंग ट्रेन थेफ्ट विद द पैसेंजर्स, जिसको कि RTTP बोलते हैं, कि रात में मतलब जो रनिंग ट्रेन है उसमें पैसेंजर्स की जो चोरी हो जाती है। उसको लेकर हमने स्पेशल टीम का गठन किया रेल पटना में। 4 हमारे रेलखंड है मुख्य रूप से, पटना से बक्सर रेलखंड, पटना से हाथीदह, पटना से गया, और उधर गया रूट में गया से सासाराम से होते हुए मुगलसराय खंड है। इन चारों रूट में हमने स्पेशल टीम दिया है। संबंधित जो DSRP हैं, 4 अनुमंडल है रेल में, तो उनके अंदर में हमने स्पेशल टीम का गठन किया इसको रोकने के लिए। स्पेशल टीम को का यही काम ही है कि वो पहचान करते हैं अपराधी का और उनको उनके विरुद्ध में कार्रवाई करते हैं। फिर एक बहुत बड़ी समस्या थी रेल की कि जो यात्री हैं उनके मोबाइल या तो खो जाते हैं या चोरी चले जाते हैं। तो जो मोबाइल खो जाते हैं उस पर चूँकि हम लोग का पूरा ध्यान अपराध नियंत्रण, उद्भेदन, रिकवरी और अरेस्टिंग पे रहता है, और उसी को मापदंड माना गया है जो भी कुछ भी पुलिस कार्य करती है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो ये खोए हुए मोबाइल हैं वो मोबाइल पे सामान्य तौर पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स की कमी होती है। हम अपराध वाले जो मोबाइल हैं चोरी गए उस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें जब मैं आया तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरा था कि ये जो खोए हुए मोबाइल हैं इसको किस प्रकार यात्रियों को लौटाया जाए। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद शुरू में ही 23 से ही ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया, जिसमें कि जो ये मुख्य रूप से खोए हुए मोबाइल हैं जिस पर कि हम लोग नहीं उस पर ध्यान दे पाते हैं, और यह एक स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं या खो जाते हैं उनसे साइबर अपराध हो रहे हैं, और उसमें कहीं से भी कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं से कोई संशय है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने एक टीम को लगाया, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय और विधि व्यवस्था के नेतृत्व में टेक्निकल सेल का एक विंग हमारा पूरा का पूरा इन मोबाइल को रिकवर करने में लगा हुआ है। और उसके बाद जब हम इसको रिकवर करते हैं और जो मूल धारक हैं तो उनको हम सीधे लौटा देते हैं, इसमें कोर्ट की प्रक्रिया नहीं होती है। और आमतौर पर हमने ये भी देखा है कि दूसरे राज्य के जो यात्री हैं, क्योंकि ट्रेन जितनी भी हैं उसमें बहुत कम ट्रेन है कि बिहार में ही शुरू हुई, बिहार में ही समाप्त हो गई, जो लोकल ट्रेन्स कुछ होती हैं। अदरवाइज ट्रेन इंटर स्टेट जर्नी है इसका, एक राज्य से दूसरे राज्य, पैन इंडिया फिनोमेना है। तो कोई भी यात्री अगर गुड फेथ में वो मोबाइल पा लेता है तो देखा गया है कि वो बड़ी आसानी से, जैसे ही हम लोग कॉल करते हैं, पुलिस का कॉल जाता है, वो भेज देते हैं, कुरियर से भी दूसरे राज्य से भेज देते हैं। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत हमने ये शुरू किया, और जो यात्री हैं जिनके मोबाइल मुख्य रूप से खो जाते हैं उनको लौटाया जाता है मोबाइल। पिछले 2 साल में 2618 मोबाइल हम लगभग लौटा चुके हैं, जिसका अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। और हर महीने मेरा ये प्रोग्राम होता है, वितरण समारोह, हम बुलाते हैं धारक को, और उनको उनके जो चेहरे पे खुशी होती है, जो मुस्कान होती है, वो लगता है कि बिल्कुल अपराध नियंत्रण और अपराध उद्भेदन से हटकर है। तो ये कार्य एक रेल में जो मेरे द्वारा किया गया ऑपरेशन मुस्कान को लगातार जारी रखना, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था, चुनौतीपूर्ण था, उसको किया गया है। दूसरा एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा कि जो ऑपरेशन क्लीन के तहत हमने अटैची लिफ्टर्स जो मोबाइल चोरी कर लेते हैं, जो ज्वेलरी छीन लेते हैं महिलाओं का खासकर, उसको लेके अलग से ऑपरेशन क्लीन एक चलाया गया रेल में। और ऑपरेशन क्लीन के तहत हमने उसमें इसको फोकस किया, तो इसमें काफ़ी छोटे छोटे गिरोह, अब रेल में हम डिस्ट्रिक्ट की तरह बहुत बड़ा अपराधियों को पकड़ नहीं सकते, तो मेरे पास सबसे बड़ा जो है, और यात्रियों को जब देखते हैं, जब चोरी जाती है तो उनके लिए पूरी जर्नी खराब हो जाती है। उनका एक मोबाइल भी चला जाता है जो कि आज के डेट में चलता फिरता कंप्यूटर है, और उससे अगर वो मोबाइल चार्जिंग में रख दिए, अगर प्लेटफॉर्म पे चार्जिंग में रख दिए, तो जूस जैकिंग है, उसके जरिए उनका डाटा चोरी हो सकता है। और 2000 से नीचे के लिए जिसमें कि कोई OTP जाता नहीं है, वन टच, उसमें देखा गया कि सबसे ज़्यादा वो जो उनका रुपए की निकासी जो होती है अवैध, वो उससे परेशान रहते हैं। तो उसको लेके हमने ऑपरेशन साई अवेक भी चलाया है कि रेल में साइबर अपराध से कैसे बचा जाए, और उसको हमने जागरूकता, क्योंकि जब तक जो यात्री हैं, जो आमजन है, उनको जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक वो संभव नहीं है, क्योंकि हम हज़ारों की लाखों की संख्या में यात्री सफ़र करते हैं। पटना जंक्शन की अगर बात करें, बिहार में सबसे बड़ा स्टेशन है, और उसका फुटफॉल 4 से 5 लाख लोगों का है पर डे। तो और जब कोई पर्व त्यौहार आता है या कोई खास ओकेजन रहता है, रैली वगैरह रहता है, तो वो फुटफॉल बढ़ के चला जाता है 7 से 8 लाख।
तो आप उसमें ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम सारे के सारे जो पैसेंजर्स हैं सबको सुरक्षा दें। उसमें जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ है। हम जागरूकता के लिए जो रेल अपराध से बचाव के लिए नशाखुरानी जैसे किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज़ ना लें, विश्वास ना करें, क्योंकि वो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। वो आपको विश्वास में लेंगे, लोकल भाषा में बात करने लगेंगे। आपको जाना है बिहार शरीफ तो वहाँ की भाषा बोलने लगेंगे, दरभंगा जाना है तो उस साइड में मैथिली में बोलने लगेंगे, और वो आपके से दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करके आपका विश्वास लेकर और तरह तरह के नए नए तरीके से वो आपका सामान चोरी कर लेंगे। नशाखुरानी का है तो इस तरह से हमने जो ऑपरेशन क्लीन है उसका ऑपरेशन साइबर अपराध से बचने के लिए उसको चलाया है। अभी लेटेस्ट जो शराब के तस्करी में वृद्धि देखी गई उसके लेकर हमने एक ऑपरेशन रेड चलाया और उसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। पहले ही वीक में हमने हज़ारों लीटर शराब को बरामद किया और काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सुनियोजित तरीक़ा से तरह तरह से ये एक व्यापार की तरह ये स्थापित हो चुका है कि वहाँ से अगल बगल के राज्यों से जहाँ शराबबंदी नहीं है, जैसे झारखंड में है, उधर पश्चिम बंगाल में है और इधर DDU मुगलसराय उत्तर प्रदेश में, वहाँ से ये तरह तरह से शराब लाते हैं और उसको स्मगल करते हैं और ये एक अपराधीकरण का रूप ले चुका है। तो इसमें कई तरह के चेंजेज आए हैं। रेल पुलिस उसके लिए तैयार है। ऑपरेशन रेड के तहत भी हम लोग काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से ये 4 ऑपरेशन मेरे द्वारा चलाया गया। इसके अलावा जो अनएस्कोर्टेड ट्रेन रह जाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी ट्रेन हैं खास करके रात्रि में उसको हम लोग एस्कोर्ट दें, लेकिन जो अनएस्कोर्टेड ट्रेन है उसको VVIP ड्यूटी पद्धति के माध्यम से हम लोग उसको एस्कोर्ट प्रदान करते हैं और प्रयास करते हैं कि सुरक्षा दें। जी, और जब हम ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं जब अपराध मुक्त के लिए, तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अभी तक में ऐसा आपको कौन सा चैलेंज लगा है कि बहुत ज़्यादा इसको फेस करना मुश्किल पड़ता है? वैसे तो हर एक चीज़ के लिए एक आप लोग पहले से मन बना के रखते हैं, लेकिन एक होता है कि जब आप यात्रियों के बीच में होते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होता है कि उनको सिक्योरिटी भी देना है और सेफ भी रखना है? चैलेंजेस अगर पुलिस के लिए देखा जाए तो सबसे होता है ब्लाइंड केस का उद्भेदन। घटना हो गई और आपका जो जैसे कि हर एक सेक्टर में बदलाव आए हैं, तो पुलिस सेक्टर में भी उसको अचीवमेंट ओरिएंटेड कार्य करना पड़ रहा है। जैसे रेल मदद है तो 139, उस पर नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जाते हैं, मेरे सरकारी मोबाइल पे भी कंप्लेंट आते हैं। उसको किस तरह से जो थाने में पब्लिक आते हैं, तो पहले पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। जैसे कि पहले इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का रोल था नहीं, लेकिन अब अगर थोड़ी सी भी रेल पुलिस ध्यान नहीं दे तो वो तुरंत वीडियो वायरल हो जाता है, फोटोग्राफ चला जाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि पब्लिक को संतुष्ट करना और अपराध और अपराधियों से पब्लिक को सेफ्टी देना, और उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो। क्योंकि अभी जैसे कि पहलगाम पे अटैक हुआ, उसके बाद हम लोग को अलर्ट जारी हुआ और उसके बाद जो पब्लिक में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हुआ, तो हमने लगातार उसमें जो सिक्योरिटी है, जो चेकिंग है डॉग स्क्वाड से, बॉम्ब स्क्वाड से, वो हम लोग चला रहे हैं और लगातार हम लोग पब्लिक को में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे पुलिस को देख के। तो ब्लाइंड केस जो होता है, जो कोई अपराध घटित हो गई, उसको डिटेक्ट करना, उसको रिकवरी करना, अरेस्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। और उसमें हम लोग का पूरा 100% हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें दें और अपनी पूरी की पूरी टीम काम करती है। ऐसा नहीं है कि एक DLSP अकेले ही पूरा काम कर लेगा, लेकिन वो अगर उसकी टीम मोटिवेटेड है और वो तत्पर है, जागरूक है, नो डाउट कि 24/7 हम लोग कार्य करते हैं। और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 24/7 में कि एक थाने में 3 थानाध्यक्ष हो और 8 घंटे की ड्यूटी हो, या एक ज़िले में 3 SP हो और उनको 8-8 घंटे ड्यूटी हो। तो समटाइम्स वो चैलेंज रहता है और उसमें कभी कभी जो मानव फैक्टर है कि मशीन तो है नहीं, तो वो फैक्टर को ओवरकम करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर हम पूरे दिन भर थके हुए हैं और रात्रि में सोने जा रहे हैं, उस समय कोई क्राइम हो जाए तो फिर उसी तत्परता से उस क्राइम को डिटेक्शन में लग जाना होता है और उसमें मोटिवेट होकर हमको उसको डिटेक्ट करना है, ताकि जो यात्री हैं, जो पब्लिक है, उनको पता चले कि भाई ये पुलिस लगातार एक्टिव है और उनको हर स्टेज पे हम लोग कोशिश करते हैं कि संतुष्ट किया जाए। जी, और कहते हैं कि आप 24/7 जो है लोगों के लिए उपलब्ध है, और ये बहुत बड़ी बात है कि उसी जोश और जज्बे के साथ आप खड़े रहते हैं। सर, अगर हम रेल में अगर यात्रा करते हैं तो उसमें सबसे पहले भी आता है एक भिक्षावृत्ति, जो बहुत लोग भी इससे बहुत परेशान हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं और लोगों को क्या जानकारी मतलब इसमें रखनी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अचानक से बहुत सारे ट्रेन में आ गए तो उनको चलो दे के हटाते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत? लोग कंफ्यूज हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं।
रेल में मेरा सफ़र 2014 में शुरू हुआ, जब डीएसपी के रूप में मैं रेल में आया था, सीनियर डीएसपी, उसका एडिशनल एसपी के रूप में भी कार्य किया और उसके बाद एसपी रेल पटना के रूप में 1 जनवरी 2023 से शुरू किया। अगर पूरा हम देखें कार्यकाल में तो रेल में एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है बच्चों के बारे में, और बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व है भिक्षावृत्ति में। तो ये जो बच्चों का इशू है, इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें सेंसिटाइज किया अपने रेल कर्मियों को, वर्कशॉप कराया, और उसमें जो देखा गया कि यह एक विशियस सर्किल के तरह है। जो कचरा चुनने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, वो होमलेस हैं, उनको घर द्वार रहता नहीं है, वो या तो भिक्षावृत्ति करने लगते हैं या सुलेशन वगैरह करके वो नशा करने लगते हैं, और या तो वो अपराध की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। इन तीनों स्थितियों में जो रेल पुलिस के रूप में हमने कार्य शुरू किया, तो सबसे पहले बच्चों को मुख्य धारा में लाने का मैंने प्रयास किया, और मेरा पाटलिपुत्रा रेल स्टेशन पर रेल पुलिस पटना का निःशुल्क पाठशाला भी हम चला रहे हैं, जिसमें हमारे रेल कर्मी ही जो जीआरपी के हैं और वो उसमें उनको फ्री में उनको शिक्षा देते हैं। यह एक हमने प्रयास किया रेल में। दूसरा है कि एक विशियस सर्किल है, जैसे 14 से ही हम अपनी जर्नी को देखें बच्चों का, तो बच्चे जब आते हैं तो उनको या तो चाइल्ड लेबर कराने के लिए बिहार से दूसरे राज्य ले जाते हैं, उसको हम लोग रोकते हैं, और जब कई एनजीओ हैं उनकी मदद से, स्वयं है रेल पुलिस सतर्क रहती है, जीआरपी आरपीएफ, तो हम लोग उनको पकड़ते हैं, जो ट्रैफिकर्स हैं उनको पकड़ते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है। जेजे एक्ट ऐसा एक प्रावधान आया 2015 में, जिसके बाद से बच्चों के ऊपर खास ध्यान दिया गया। चाइल्ड लाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 2 तरह की बातें हैं, एक है चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो जो बच्चे को केयर और प्रोटेक्शन चाहिए, वो बच्चे अगर अपराध की तरफ चले भी जाते हैं तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रोड्यूस करना है, उनको नॉर्मल अपराधी की तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर वो हिनस क्राइम में भी अगर इन्वॉल्व होते हैं तो भी जे बोर्ड ही उस पर डिसीजन लेगी, और किसी भी परिस्थिति में उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको रिमांड होम या उनको सुधार गृह में भेजा जाता है। तो बच्चों का जो ये तो एक हुआ अपराध में, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, विधि विरुद्ध बालक, तो उसको हम लोग देखते हैं। और जो बच्चे ट्रैफिक करके उनको एक राज्य से यानी बिहार से जो भेजे जाते हैं, मुख्य रूप से जो पटाखे की फैक्ट्री हैं तमिलनाडु में, आंध्रा में कालीन की फैक्ट्री है, मिर्ज़ापुर में चूड़ी फैक्ट्री है, वैसे क्षेत्र जिसमें कि बच्चे का लेबर इन्वॉल्व है, तो उसमें ये जाते हैं, उसको हम लोग पकड़ने का कोशिश करते हैं, ट्रैफिकर्स को हटाते हैं। लेकिन हमने जो देखा अपना एक्सपीरियंस, बड़ा ही डिप्लोरेबल कंडीशन है कि ये जो बच्चे जब एक बार इनको हम लोग मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकारी व्यवस्था में दे देते हैं, उसके बाद पुनः ये बच्चे फिर से वो उसी ट्रैफिकर्स या कोई अन्य ट्रैफिकर्स के माध्यम से ये चाइल्ड लेबर करने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, और इनसे भिक्षावृत्ति कराने का प्रयास किया जाता है। भिक्षावृत्ति में राज्य सरकार का एक्ट भी है, और उसमें लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे पटना जंक्शन के सामने महावीर मंदिर के पास भिक्षावृत्ति काफ़ी उसकी जड़ें मजबूत थी, लेकिन जो जिला प्रशासन है उसके सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से, जीआरपी आरपीएफ के सहयोग से हम लोगों ने उसको रूट आउट करने का प्रयास किया, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है, और यह जो एक ट्रेड के रूप में भिक्षावृत्ति है उसको समाप्त करने का भरपूर प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। सर, जब ये 43, 44 और 45 बैच में आपने बेस्ट कैडेट का अवार्ड लिया, और इसके बारे में और एंटी नक्सल कमांडो ट्रेनिंग के बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। जब मेरा चयन हुआ 44 बीपीएससी में, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रारंभ हुई, तो 3 बैच को ट्रेनिंग एक साथ दिया गया था पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हजारीबाग में। तो उस 3 बैच में ट्रेनिंग जब पुलिस की शुरू हुई, तो पहला सप्ताह जो बीता, जो फिजिकल उसमें एक्टिविटी थी, तो मुझे कम से कम 100 टाइम्स आया ख्याल कि सर्विस को छोड़ दूँ, और मैं अदर ऑप्शंस पे विचार करने लगा। तो वो टफनेस था, लेकिन जो वहाँ ट्रेनर्स थे, जो उस्ताद लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन अगर आप रह गए तो फिर साल निकल जाएगा। तो वहाँ से शुरुआत हुई। 7 दिन बहुत चैलेंजिंग था, मुझे फ्रस्ट्रेशन होता था, लेकिन फिर मुझे लगता था कि नहीं, अगर यहाँ से हम छोड़ के चले जाते हैं, आई हैड अदर ऑप्शंस। पढ़ाने का मुझे शौक था, तो उसमें हम बार बार विचार कर रहे थे, घर पे बात कर रहे थे, और 100 टाइम्स मिनिमम आया होगा कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, अब ये होगा नहीं मुझसे। फिर लोग बोलते थे तुम छोड़ तो दोगे, लेकिन उसके बाद हमेशा ही तुमको लगेगा कि तुम टफनेस के कारण छोड़ दिए। वेदर इट इज़ फिजिकल टफनेस हार्डली मैटर्स, तुम compete करके आए, नेचुरली फिजिकल आधार पे नहीं आए,
लेकिन तुमको फिजिकल ये जो ट्रेनिंग है ये ज़रूरी है पुलिस सर्विस के लिए, तो तुमको करना चाहिए। तो वहाँ से हमने ट्रेनिंग की शुरुआत की और वहाँ पे काफ़ी चैलेंजेज आए। शुरू में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन वहाँ से करते करते फिर काफ़ी मेहनत किया गया। पैरेड था, फिजिकल एक्टिविटी थी, पहाड़ों पे चढ़ाई, फिर लॉन्ग जो पेट्रोलिंग था 40 किलोमीटर्स का, वो करते करते तीनों बैच में वहाँ पे जो इंडोर और आउटडोर दोनों में जो होता है, तो इंडोर में जो होती है वो लॉ वगैरह की पढ़ाई की जाती है वो, और आउटडोर में जितने भी फिजिकल एक्टिविटी हैं वो दोनों का अलग अलग टेस्ट होता है, घुड़सवारी से लेकर सब चीज़। तो उन दोनों को में मिला के वहाँ पे जो फर्स्ट करते हैं, दोनों में एग्ज़ाम होता है लास्ट में, उनको बेस्ट कैडेट दिया जाता है। तो बेस्ट कैडेट पीटीसी हजारीबाग में मिला मुझे, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद हम लोगों को सामान्य तौर पर देखा गया है कि जो पुलिस सेवा में है तो फिज़िकल चैलेंजेस रहते हैं, और आप अगर ट्रेंड अच्छे नहीं हैं तो कभी ज़रूरत ऐसी पड़ गई तो आप अपने फोर्स को बचा नहीं पाएंगे। उसी क्रम में एंटी नक्सल कमांडो ट्रेनिंग आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी और ग्रेहाउंड्स में हुआ था। उसमें जब हम लोग फर्स्ट डे गए तो एक बंद दीवार था, दीवार मतलब सामने दीवार आ गया, तो हम लोगों को लगा कि हम लोग रुक गए। तो वो जो उस्ताद थे बोले मार्च, तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा विचित्र है, दीवार है मतलब स्टॉप। तो वो था कि उस दीवार को फांदना था आपको, वो करीब 8 से 10 फीट का दीवार था, मतलब कि आपको उसको फांदना है। तो वो एक था पैराडाइम शिफ्ट की कमांडो ट्रेनिंग जो एंटी नक्सल हुआ, उसमें सारे के सारे हम लोग जो कैडेट थे वो उसको फिर फांदे, चाहे जैसे भी फांदिए, कि बिना किसी से सहयोग लिए। उसमें ट्रिक भी रहता है, दौड़ के आएंगे तो उसमें आप चले जाएंगे, हाथ वगैरह कुछ डैमेज होगा, लेकिन डैमेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको फील्ड में उसी प्रकार की स्थिति मिलेगी। तो वहाँ पे हुआ। फिर लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग 40 किलोमीटर का था, जिसमें कि आपका पिट्ठू बैग लाद दिया जाता है, 5 से 10 किलो का होता है, और उस पर रसद रहेगा, ड्राई राशन रहता है जो कि आप खाएंगे। जंगल में छोड़ दिया जाता है, आपके राइफल रहेंगे और जंगल बूट वगैरह। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट वाक़या ये था कि मेरा जो शुरुआती ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग शुरू हुआ, उसमें जंगल बूट में वो पहाड़ों में कांटे थे, तो उससे मेरा पाँव थोड़ा जख्मी हो गया और थोड़ा वुंड टाइप का हो गया, वो रिश्ता था बीच बीच में। लेकिन वी कैन नॉट स्टॉप द ट्रेनिंग इन बिटवीन, क्योंकि आप छोड़ देंगे तो फिर आप वापस कर देता। बर्निंग आउट जो रेशियो था कमांडो ट्रेनिंग का वो 50% था, यानी 10 लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो 5 लोग उसको कर ही नहीं पाएंगे। तो दैट वाज अ मेजर चैलेंज। तो फिर मैंने वो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग किया और वो काफ़ी ज़्यादा टफ था, और वो पास करके फिर आए। तो मेरा जो फर्स्ट पोस्टिंग हुआ तेघरा बेगूसराय में, वो नक्सल बेल्ट उसका कुछ पार्ट था। तो उसमें मुझे याद है कि जब भी नक्सल ऑपरेशन शुरू होता था रात्रि के दौरान, तो कैसे क्रॉलिंग करके, उससे पहले फोर्स नहीं करते थे क्रॉलिंग करके पार, क्योंकि सामने से अगर रैपिड फायर आ गया, एम्बुश अगर किसी ने लगाया है, तो आप अपने और अपने साथियों को बचा नहीं पाएंगे। और उस समय पिक पे था नक्सलिज्म जो बिहार में है, अभी तो बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रोल किया गया है और नहीं के बराबर है। कुछ गया का पोर्शन, औरंगाबाद का पोर्शन, जमुई का पोर्शन में कुछ नाम मात्र बचे हैं और लगातार उसमें ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन उस समय में पिक पे था, जिस समय में हम फर्स्ट पोस्टिंग में तेघरा बेगूसराय गए थे। नूनपुर का इलाका मुझे अभी भी याद है, और उसमें काफ़ी मेहनत किया गया, और उसमें हम लोगों ने ऑपरेशन किया और क्रॉलिंग करके एक बहुत बड़े नक्सली को भी हमारी टीम ने गिरफ्तार किया था, उसके लिए रिवार्ड भी मुझे मिला। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर बेगूसराय एक गैंग के रूप में वहाँ जाना जाता है, वहाँ पर जितनी भी अपराध जितने होते थे वो पर्टिकुलर गैंग के द्वारा, उसके भी विरुद्ध में कई ऑपरेशंस किए गए। तो वो मेरा जितना भी ट्रेनिंग था वो मेरा काम आ रहा था। जब भी हमने चैलेंजेस फेस किया, चाहे फिजिकल टफनेस हुआ, तो वो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान था पूरे सर्विस में। क्या बात है। और ट्रेनिंग के साथ साथ सर, जैसे आपने कहा कि एक टाइम ऐसा आया कि ऐसा लगा था कि आप छोड़ देंगे उस चीज़ों को, तो इतना ये जो सेल्फ मोटिवेशन है वो कहाँ से मतलब आया, और आप कहाँ से लाते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप काम करते हैं तो आप हमेशा फील्ड में रहते हैं, और अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास कुछ है नहीं तब तक आप देंगे नहीं वो चीज़ें। तो अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं, ये जो आजकल के भी बच्चे हैं वो ज़रूर जानना चाहेंगे। मोटिवेट रखने के लिए शुरुआती दिनों में तैयारी करता था, तो मैं काव्य पाठ का शौक़ है, चूँकि मेरे पिताजी रिटायर्ड IAS वो बड़े स्कॉलर हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत में समान उनका कमांड है, कई रचनाएं उनकी प्रकाशित है। उनको हम लोग बचपन से देखा, उनको काव्य पाठ करते हुए।
तो वहाँ से भी प्रेरणा मिली मुझे। उनके रचित मालती मल्लिका का एक जो गीत है, काव्य है, उनको भी मैं लगातार गुनगुनाते रहा। और रश्मि रथी जो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का है, उससे भी काफ़ी प्रेरणा मुझे मिली। और जो फिट रखने के लिए लगातार जो सुबह उठ के एक्सरसाइज करना है या जो मेडिटेशन करना है, वो लगातार करना पड़ता है। तो उसी में जो रश्मि रथी का है वो काफ़ी मोटिवेट किया गया मुझे। और सर, आपको काव्य पाठ का शौक भी है, तो दर्शक भी चाहेंगे और हम लोग भी सुनना चाहेंगे आपका वो जो काव्य पाठ जो आप करना चाहते हैं, तो अगर आप चाहें। जैसे कि जो रश्मि रथी का प्रसंग है, उसमें एक समय आया जब पहले जैसे अर्जुन लड़ते थे तो अर्जुन पे ही पूरा केंद्रित था कि वो वही बेस्ट धनुर्धर है। लेकिन एक ऐसा समय आया 50 के दशक में जब महाभारत के गौण पात्रों के ऊपर रचनाएं की जाने लगी। उसी क्रम में रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रश्मि रथी की रचना की गई और उसमें मुख्य रूप से कर्ण के ऊपर फोकस किया गया। उसके अलावे कैसे मनुष्य अपने जीवन में स्ट्रगल करता है और कैसे पांडव के द्वारा स्ट्रगल किया गया, उस पर भी फोकस किया गया। तो उसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो तीन जगह है जिसमें कि मैं बताना चाहूँगा। पहला कि जो मनुष्य का स्ट्रगल है उसमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो मुझे तैयारी के दौरान और अभी भी प्रेरित करता है। उसके कुछ लाइन हैं। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है गुण एक से एक प्रखर, छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिकाल पीछ उजियाली हो, रोज बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी वह नहीं पाता है, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं, बसधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, विघ्न जब सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, और जाते हैं जगा कर ही और सतपथ पर हमें लगा कर ही। तो ये एक प्रसंग है। दूसरा प्रसंग है कि जब महाभारत के युद्ध होने से पहले एक लास्ट प्रयास करने के लिए कृष्ण गए थे और दुर्योधन ने भरी सभा में उनको एक तरह से वो मांगने गए थे कि 5 गांव, और उन्होंने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा, और उल्टे उनको भरी सभा में बोलो कि पकड़ो इस ग्वाले को और जंजीर से बांधो इसको। उस समय का प्रसंग है कि जब श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप का विस्तार किया और उन्होंने अपना बताया, और उन्होंने पहले ही दिखा दिया महाभारत का रन जो आने वाला है, और बताया कि इस रन का भविष्य का क्या होने वाला है। उसी का कुछ है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हाँ दुर्योधन आ बांध मुझे, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने तुझे मुझे लाया है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। और उसके बाद क्या है कि दृघ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु सतकोटि जिष्णु। और उसके बाद है उन्होंने उसके बाद का जो बताया कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो उन्होंने इस पूरे के पूरे जो है उनके अंदर में उसको उन्होंने बताया कि तुम कैसे इसको बांध सकते हो। और शुरू में ही उन्होंने महाभारत का रन दिखा दिया। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रन, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन पवन। मेरी दृष्टि पड़ती जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। उसके बाद का प्रसंग बहुत ही है कि उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो रण है उसके बारे में बताया है। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर नहीं कभी जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभासन सब लोग खड़े, या थे चुप या थे बेहोश पड़े,
केवल 2 नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। तो ये एक प्रसंग था जब उन्होंने अपना स्वरूप को विस्तार किया। और तीसरा और अंतिम जो मेरा सबसे पसंद है कि जो कर्ण जब थे युद्ध भूमि में तो उनका रथ फंस गया, जबकि वो खुद ही उनके हाथ में 50-50 हजार हाथियों का बल था। साक्षात रुद्र उनके अर्थ पर सवार होकर और उसको उनका चक्का फंस गया। उस समय का है किस प्रकार कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि उसमें अटैक करने के लिए, मही डोला शरीर आगार डोला, भुजा के जोर से सारा संसार डोला, न डोला जो चक्का फंसा था, चला जा रहा वह नीचे धंसा था। विपद में वो कर्ण को ग्रस्त पाकर, सरासरहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले, देखता है क्या क्यों मौन भोले, सरासंतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर मिलने को नहीं है, बिसिक कोई गले के पार कर दे, अभी शत्रु का संहार कर दे। और उसके बाद कर्ण जो थोड़ा सकपकाए और विश्व गुरु कहा गया है कृष्ण को, सुनकर विश्व गुरु की देशना यह, विजय को आतुर ऐसना यह, सहम उठा किंतु पार्थ का मन, विनय में ही मगन बोला अकिंचन, नरोचित क्या यह कर्म होगा, मलिन नहीं क्या इससे धर्म होगा, हंसे के सब वृथा हठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है, कहूँ जो पाल धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। तो इस प्रकार ये जो तीनों रश्मिरथिका है वो बहुत मोटिवेट किया है मुझे लाइफ लॉन्ग। और उसके बाद मेरे पिताजी जो रिटायर्ड आइस हैं उन्होंने भी कई रचनाएं की हैं, तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है तुम प्रात किरण के स्वर्ण तार, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। जी। तुम प्रात किरण के स्वर्ण तार, झंकृत वीणा पर बार बार, हे रूप सिंधु के दीप्त पुंज, कैसे बन जाते निराकार, तुम प्रात किरण के स्वर्ण तार। तुम सहसव के हो मनमोहन, तुम सहसव के हो मनमोहन, सब जीवन में तेरा जीवन, हर जीवन सब यौवन में तेरा यौवन, हर जीवन तेरा ही जीवन, तुम हो मरनों के ही कारण, तुम अमर और अमृत भी हो, तुम सृष्टि प्रलय के बंद द्वार। गिरि शिखर झूमती हरियाली, कानों में सोन किरण बाली, छल छलकाती सरिता प्याली, कछ श्याम बिखेरे मतवाली, तुम अधर सुधा के अमर स्रोत, प्रतिमा के मधु सिंगार, तुम प्रात किरण के स्वर्ण तार। तुम सागर सा हो सागर भी हो, तुम नभ सा हो नभ भी हो, काया सा काया भी हो, माया बदली माया भी हो, तुमसे सब तेरे प्रतिनिधि, सजदानंद घन मात्र सार, तुम प्रात किरण के स्वर्ण तार। तुम श्याम निशा की श्यामा हो, तुम चंद्रदीप अभिरामा हो, मुस्कान लिए हर वामा हो, और दिवस कर्म की भामा हो। तुम दिक्दिकंद तुम आदि अंत, तुम क्रांति ज्वार तुम शांति धार, तुम प्रात किरण के स्वर्ण तार, कैसे झंकृत वीणा पर बार बार, तुम हे रूप सिंधु के दीप्ति पुंज, कैसे बन जाते निराकार। ये भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा है मेरे लाइफ के लिए। जी। और कहते हैं कि जब आप कविता पाठ करते हो तो कहीं ना कहीं आज भी ये सारी कविताएं जो हैं वो रेलिवेंट हैं, चाहे वो आजकल के बच्चे हों या चाहे हम खुद क्यों ना हो। अगर हम इस तरह की चीज़ें अगर पढ़ते रहेंगे तो शायद हम कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। सर जैसे आपका एक दिनचर्या होगा, सबका एक दिनचर्या होता है, क्योंकि बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपको खुद के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन ये कहना भी गलत है कि हमारे लिए वक्त नहीं है। तो आप अपने लिए कैसे वक्त निकालते हैं? इसमें सबसे ज़्यादा होता है मॉर्निंग जो उठना जो है वो आपके सभी दिनचर्या को ठीक कर देता है। जी। तो सुबह में उठने का मैं प्रयास लगातार करता हूँ, हालांकि रात्रि में कई बार जगना पड़ता है तो उस दिन नहीं हो पाता है। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में क्या होता है कि आपका जो शुरू होता है तो उसमें आप अपने लिए वक्त निकाल लेते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे मिल जाता है। उसके बाद जब शुरू हो जाता है एक बार दिनचर्या तो वो फिर आपको जॉब जो फील्ड ड्यूटी है उसमें आपको समय नहीं मिल पाता है, रात तक नहीं मिल पाता है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि जो अपने लिए पठन पाठन, जैसे गरीब बच्चों को भी मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और जो भी अपना पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, करंट इवेंट्स हैं, फिर उनको मार्गदर्शन देना है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो वो भी मैंने अपने लिए जारी रखा है। निःशुल्क उसका मैं प्रयास करता हूँ जहाँ भी मौका मिलता है। तो उसका देखा गया कि कई बार कई जगह पे फोरम पे
क्लासेस भी मैंने लिया है, चैरिटी वर्क किया है उसमें, तो वो काफ़ी सेटिस्फेक्शन देता है। तो उसके लिए सबसे पहले कि आप सुबह उठ के और फिर आप कमिटेड होके एक खास प्रकार का रूटीन फॉलो करें। हालांकि बड़ा मोनोटोनस होता है और कभी कभी मन करता है कि सो जाएं, देर तक सो जाएं, तो वो एक आध दिन हो जाता है, लेकिन आम तौर पे वो एक स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ रूटीन फॉलो यूनिफॉर्म सर्विसेज में, खास करके अगर आप फील्ड ड्यूटी में हैं तो फिर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं और जॉब आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अपने लिए समय निकाला हुआ है और जो आपको कोई सूचना मिलती है क्राइम को, उसको आप मॉनिटर नहीं करेंगे, क्योंकि रेल एसपी के रूप में मेन मॉनिटरिंग का कार्य, फॉलोअप एक्शन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और आजकल के मीडिया जो इतना चैलेंजेज हैं, जो आपके जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है, उसको देखते हुए आपको एक फिक्स रूटीन और स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ रूटीन फॉलो करना पड़ता है। जी। और जब आपने अभी कहा डिजिटली जो लोग काफ़ी जो मीडिया है, डिजिटल माध्यम जो है जिससे आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो रेलवे का कोई एक ऐसा फ्रॉड जो अक्सर लोग उसमें फंस जाए? हाँ, रेलवे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है। पहली बात कि अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आया है कि आपको क्या करेंगे कि वो सामान के साथ अगर किसी को रिजर्वेशन नहीं है, बोले हाँ मेरे अंकल हैं, टीटी हैं, फलाना है, और उनको लेके और उनको फट से दे देते हैं कि ये मोबाइल पकड़िए मेरा और ये मेरा सामान देखते रहिए और हम आते हैं 2 मिनट में। इस तरह से आपका विश्वास ले लिए, फिर आपको बोलेंगे कि थोड़ा देर के बाद देखिए ये हम उस तरफ चलिए ना, वहाँ पे पैसा दे दीजिए। बस जैसे ही निकलते हैं तो उनका बैग की चोरी करके उनके मोबाइल से, और उन्हीं के मोबाइल से वो करते हैं, तो उनके मोबाइल से लेके और उसको वो पैसा की निकासी तुरंत कर लेते हैं। एक ये लेटेस्ट ट्रेंड मिला है। दूसरा एक आया है कि जैसे अभी परसों ही तरसों की बात है कि वो नया सब्जी बड़ा झोला में सब्जी रखे रहते हैं और कहते हैं मैं अभी जस्ट फ्रेश वो कहता हूँ नेचुरल कॉल से आके बैठ जाएंगे और तुरंत आपका मोबाइल लेके बोलेंगे मैं छूट गया मेरा मोबाइल, थोड़ा बात कर लेते हैं। करते करते वो निकल जाते हैं, दूसरे साथी को दे देते हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा और हो सकता है वो कहें कि मेरा भी मोबाइल लेके भाग गया, जबकि वो खुद ही चोर है। तो और मोबाइल जैसे ही जाता है तो 99% उसका चांस है कि साइबर फ्रॉड होंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो मोबाइल के अंदर जो डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं उसको आप रखें, लेकिन उसमें पासवर्ड आप बार बार लगाएं, चेंज करें पासवर्ड। ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एप्लीकेशन से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि बार बार अपना हर बार पासवर्ड डालें। अगर मोबाइल चला जाएगा और लॉक उसने खोल लिया तो आपका पासवर्ड पहले से उसमें फीड है तो 100% आपका पैसा तुरंत निकलना शुरू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें। नंबर 3 कि कोई भी अनजान, मेरा एक ये बेहतर सुझाव होगा सभी के लिए कि आप इतने दिनों में लगभग 20 साल से 22 साल से मोबाइल आ चुका है, जितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपके अंदर मोबाइल के अंदर सेव हैं, फिर आप अननोन नंबर क्यों उठाते हैं? आपको कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा है तो ठीक है, एक पुलिस में हम है, एक जो पब्लिक ड्यूटी है तो मुझे उठाना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक है जो कि कोई पब्लिक ड्यूटी में नहीं है, अकारण सभी अननोन कॉल्स को आप उठाते हैं, उसकी कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके पास 5,000 10,000 आपके पास उसमें कॉन्टैक्ट्स हैं, उस पर को तो प्रयास कीजिए कि अननोन ना उठाएं, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि मत ही उठाइए, कोई इमरजेंसी कॉल कर सकता है, फिर मदद मांग सकता है। तो अगर उठाते हैं तो पहला जो हेलो बोलते हैं, उसके बाद वो बोला तो आप उससे नाम पूछिए कि आप किससे बात करनी है, वो आपका नाम बता देंगे, बोलिए काम, तो बोलेंगे कि ये काम है, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा नोन नहीं है, कट कर दीजिए, उनकी बात ही नहीं सुनना है। अगर आप बात नहीं सुनने का हैबिट डेवलप कीजिएगा, जो आया है आपका जो लिंक आता है उसको नहीं क्लिक करिएगा, तो आप 100% साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और होता क्या है कि इसका जो हम लोग निकालते हैं, इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो उसका IPDR जो निकालते हैं, जो उसका जो आता है तो दूसरा कंट्री का आता रहता है, जो बात करते हैं फ्रॉडस्टर, तो हम लोग उसको पकड़ नहीं पाते हैं। और जो जनरल जो बहुत सारी कंपनियां हैं वो हम लोगों को डिटेल्स भी साझा नहीं करती हैं, तो हम लोग वहाँ जाके डेड स्टॉप हो जाता है, हैक हो जाता है साइट, मॉब्ड इमेज डाल देगा। तो आपको एक तो अपने आप जो फेसबुक या कोई चला रहे हैं तो उस पर आप अपना जो है उसको लॉक करके रखिए, उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, और अपना पब्लिक के लिए साझा ना करें अपने फोटोग्राफ्स को, अपना मैसेंजर को जो है सो वो लॉक करके रखें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में साइबर अपराध से बचने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर साइबर अपराध होता है तो ये एक फील्ड है जो कि जिसमें कि कितना भी हम लोग मेहनत कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको हम लोग डिटेक्ट कर लें, कोई डिटेक्ट हो जाएगा लेकिन वो है दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री का आ रहा है लोकेशन,
जो उसका जो आ रहा है उसका, तो वहाँ पे हम डेड स्टॉप हो जाते हैं। अगर यहाँ पे पॉकेट्स देखा जाए तो नवादा का पॉकेट है, जो आपका झारखंड का एरिया है जो, तो वहाँ का पॉकेट्स हैं, तो उसमें कुछ पॉकेट्स हैं, हम लोग लगातार रेड करते हैं, भेजते हैं, लेकिन वहाँ भी नए नए जो यंग हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि साइबर अपराध से बचने के लिए अपने मोबाइल पे आप ध्यान दें। इतनी सारी बातें हुई, और चाहे वो अपराध को लेके हो, चाहे वो किसी की सिक्योरिटी को लेके हो, लेकिन इस सब चीज़ों में एक बीच में आती है फैमिली, क्योंकि आपने 44 BPS फर्स्ट रैंक आपने लिया है, तो इसमें फैमिली का सपोर्ट कितना रहा, कैसे रहा, इसके बारे में बताएं। मेरा जो फैमिली हुआ तो शादी से पहले मेरा फर्स्ट रैंक आया था, उसमें पिताजी जो रिटायर्ड IAS हैं, मदर हमारी इस दुनिया में है नहीं, वहाँ प्रयाण कर चुकी हैं, और हम 4 भाई हैं। तो बड़े भाई डॉक्टर IAS स्पेशलिस्ट रहे हैं, वो भी लेकिन अब है नहीं इस दुनिया में। और सेकंड नंबर पे एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और थर्ड नंबर पे मैं हूँ, और फोर्थ में मेरा छोटा भाई है जो बिजनेस कर रहा है। तो शुरुआती दौरों में जब कंपटीशन का दौर था तो बिना फैमिली के सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता है। तो जो इमोशनल सपोर्ट जो भाई लोगों के साथ, भैया के साथ, फादर के साथ, जो अटूट उनका विश्वास था, और वो समय बहुत डिफ़िकल्ट था जब वो रिटायर कर गए थे 2002 में हमारे पिताजी, और उसके बाद उन्होंने पेंशन से मुझे पैसा भेजना शुरू किया। मैंने रिफ्यूज़ करने का प्रयास किया, मैं उस समय में कुछ कहीं इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला कि नहीं, पढ़ाई के समय में समय नहीं बर्बाद है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा होगा। उसी समय में एक ये रिजल्ट आया BPSC का, 44 BPSC में, और जहाँ हम सोच रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ BPS में मेरा फर्स्ट रैंक था। तो इट वाज कंप्लीट, एक पूरी तरह से मुझे लगा कि कहाँ मेरा मेरिट किस तरह से ऊपर आया। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। कंप्लीट करने के बाद मेरी शादी हुई, और प्रेजेंट में मेरी वाइफ AGM है PNB में, और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी वाली जो डॉटर है वो IIT रुड़की में है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और 2 उसके बाद ट्विन हैं। तो दोनों ट्विन ने बोर्ड दिया है, इस बार 10th का बोर्ड दिया है, और उनका झुकाव मेडिकल की तरफ है, वो उसके लिए तैयारी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इनका भी शादी के बाद जो सर्विस में आए, तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल था, बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। और अभी जो हम फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं उसमें बिना फैमिली के दोनों साइड से, जो पैटर्नल साइड से है और जो वाइफ के साइड से हैं, दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलता है। मेरे सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ डॉक्टर हैं, फिर सिस्टर इन लॉ बैंक में हैं, ब्रदर इन लॉ भी बैंक में हैं, तो और एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी रहे हैं जो ब्रदर इन लॉ। तो इन लोगों का कंटिन्यूअस जो क्लोज फैमिली है, उसके अलावा फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, खासकर एक सेंसो बैंक है, बैंक में वो DGM बनने वाले हैं, वो SBI में, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे एक मित्र UP के विनयधर दुबे हुआ करते थे, अब वो दुर्भाग्यवश वो चले गए, अकस्मात चले गए, लेकिन फिर विनय वर्मा हैं और दुर्गेश हैं। इन लोगों का ऐसा, डॉक्टर अमित हैं, इन लोगों का इतना बड़ा योगदान है मेरे करियर में, और अभी भी उनसे सपोर्ट मिलता है दोस्तों से। तो निश्चित तौर पे जो कुछ भी मैं अभी कर पा रहा हूँ, बिना इनके सपोर्ट के, फैमिली के, फ्रेंड्स के संभव नहीं है जी। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी होता है, क्योंकि आप लोगों को किसी फेस्टिवल में उस तरीके की छुट्टी नहीं होती है। जी। तो इसमें फैमिली का ही सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सर, अब हम लोग आते हैं अंतिम पड़ाव पे, और जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है, आपको स्पॉन्टेनियस ही बोलना पड़ेगा कि आपका सबसे पसंदीदा खाना कौन सा है? मछली, चावल। स्पोर्ट्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? बैडमिंटन। और अगर एक्टर और एक्ट्रेस की बात करें तो कौन पसंद है? अमिताभ बच्चन एक्टर में, और एक्ट्रेस में माधुरी दीक्षित। और ऐसी कौन सी किताब है जो आप हमेशा पसंद करते हैं पढ़ना? मैं पढ़ना पसंद करता हूँ रश्मि रति, बार बार का पार्ट मुझे काफ़ी मन लगता है इसमें। और अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें तो सबसे फेवरेट आपके? पॉलिटिशियन में चंद्रशेखर स्टेटमेंट्स की तरह मुझे लगे, और मैं उनका कई सुन चुका हूँ, और अटल बिहारी वाजपेयी का उसके बाद में मुझे बहुत अच्छे लगे, और इन दोनों को मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ जी। और अगर फेवरेट प्लेस की बात करें, ऐसा स्थान जहाँ पे आप घूमना चाहें? मुझे हरिद्वार का हर की पौड़ी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ बैठ के गंगा का जो ओरिजिन है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, और वहाँ जाने के बाद मैं भूल जाता हूँ दुनिया को। और अगर बिहार में अगर एक जिला को आपको चुनना पड़े तो? बिहार में मेरा अपना जो गृह जिला है सीतामढ़ी, मैं बार बार वहीं जाना पसंद करूँगा। और एक फेवरेट फिल्म आपकी? फेवरेट फिल्म मेरा शोले रहा है, जिसको मैंने कई बार देखा है।
अच्छा, और वो ज़्यादा इंस्पायर भी करता है जी, जी, इस जी। क्षेत्र को। जैसे बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन सच में ये चीज़ें दिखाती है कि आप कितने ज़्यादा अपनी चीज़ों को मतलब कहते हैं कि पकड़ के रखते हैं, क्योंकि आप भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपनी चीज़ों को ही भूल जाते हैं। और अब चलते चलते दर्शकों को अगर आप कुछ ऐसा संदेश देना चाहें जो उनके लिए बहुत ही लाभप्रद हो, तो अगर कुछ कहना चाहें तो। दर्शकों को हम यही संदेश देना पाएंगे कि देना चाहते हैं कि आप कुछ भी करते हैं, वेदर इट इज़ गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस, कुछ भी अपने लिए वक्त निकालें, फैमिली के लिए निकालें, और जो भी आप करते हैं उसमें 100% दें। मैंने अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताया है, तो बड़ी वाली जो IIT रुड़की में है उसका फीडबैक आया कि जो ये मेहनत करने का है पापा, यहाँ तो चैलेंज असली शुरू हुआ है। कंपटीशन तो कम्पीट करके आ गए, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ है। तो जो आपसे सीखा कि मेहनत करने का, जो मैंने अपने फादर से सीखा, तो आप मेहनत लगातार करिए और आप ये मत सोचिए कि कब उसका रिजल्ट आएगा। तो वो निश्चित रूप से ईश्वर आपकी मदद करते हैं, पग पग पे ईश्वर आपकी मदद करते हैं, इनविजिबल फोर्स आपके पीछे लगे रहते हैं, बशर्ते कि आप सही राह पे चलें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी बातें कही आप और हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिली होंगी। तो कैसा लगा आपको कार्यक्रम आज? डिजिटल दुनिया में भी उठाइए अपना कलम और लिखिए हमारा पता, हमें आपके ख़त का इंतज़ार है। हमारा पता है बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com। तो आपके ख़त का हमें इंतज़ार रहेगा। कल मिलते हैं नए मेहमान के साथ, नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।